चूहा मोटइहन लोढ़ा हुईहन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईहन। वही कहानी यहाँ पे है कि समान प्रतिमान का मतलब जय हिंद साथियों, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था शिक्षा और मनोविज्ञान, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की सेकंड यूनिट को, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, वृद्धि एवं विकास है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के विरोध हुई या कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास है क्या। एक शब्द आता है वो वृद्धि और दूसरा आता है विकास। तो वृद्धि जो होती है, वृद्धि से तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि से होता है। कोशिकीय वृद्धि, कोशिकीय वृद्धि जो कि सेल आप लोग अपनी जूलॉजी के क्लास में पढ़ा होगा मैम की, जिसमें सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, वेहिकल्स तमाम चीज़ें होती हैं। उसमें वृद्धि अगर हो रही है तो कोशिकीय वृद्धि होती है। जैसे हाथ का बढ़ना, पाँव का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, यानी ये जो वृद्धि होती है ये एक पक्षीय होती है, एक पक्षीय। इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई या भार में वृद्धि होती है। तो ये होती है वृद्धि। वृद्धि से सीधा सीधा आप लोग समझ सकते हो कि लंबाई या चौड़ाई, भार में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है, वही है वृद्धि। लेकिन विकास जो होता है, विकास से तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि से ना होके सभी पक्षों में वृद्धि होना, सभी पक्षों से संबंध होता है विकास का। यह एक पक्षी ना होके कई पक्षीय होते हैं या बहुपक्षीय होते हैं। इसमें व्यक्ति के नैतिकता, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारी चीजें इसी विकास में आपके आता है। तो वृद्धि, लंबाई चौड़ाई में अगर वृद्धि हो रही है तो वो अभिवृद्धि या वृद्धि है, लेकिन उसके सभी पक्षों का अगर विकास हो रहा है तो वो कहलाएगा विकास। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि में विकास समाहित नहीं होता, विकास समाहित नहीं होता, लेकिन विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है। अभिवृद्धि समाहित होती है क्योंकि ये बहुपक्षी है और इसके अंदर लगभग 5 पक्ष आते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक। तो ये सारी चीजें विकास में जाएंगी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त विकास के कुछ नियम होते हैं। वो विकास के नियम, पहला विकास का नियम क्या होता है कि निरंतरता का नियम। निरंतरता, विकास जो होता है ऐसा नहीं कि आज इतना बड़ा अगर कोई है, या अभिवृद्धि एवं विकास में अगर कोई इतना बड़ा है तो एक साल बाद इतना बड़ा होगा या अचानक, ऐसा नहीं। अभिवृद्धि एवं विकास जो होते हैं निरंतर, लगातार, डेली, हर घंटा, हर दिन, हर समय, हर सेकंड होती रहती है। अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा है तो ऐसा नहीं अगले दिन ही आप उसको देख लोगे कि अरे तो इतना बड़ा हो गया आज, अरे आज तो बड़ा ही नहीं हुआ, ओ आज तो ज़्यादा बड़ा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दिन, हर घंटा, हर समय वृद्धि लगातार हो रही है, ठीक है ना। ये है निरंतरता। दूसरा जो आता है इसमें समान प्रतिमान, समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम से तात्पर्य ये है कि अगर गाय का बच्चा है, गाय का बच्चा है तो गाय के समान ही बड़ा होगी। चूहा का बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि उसका वृद्धि और विकास ऐसा हुआ कि चूहा का बच्चा है देखने में बिल्ली लग रहा हो। कहानी आप लोग सुने होंगे ना कि चूहा मोटइहन लोढ़ा हुईहन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईहन। वही कहानी यहाँ पे है कि समान प्रतिमान का मतलब हर जीव का या हर प्राणी का जो अभिवृद्धि एवं विकास होती है वो अपने प्रतिमान के समान ही होती है, ठीक है ना। इसी में अगला आता है बाबू व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगत का मतलब प्रत्येक प्राणी की अभिवृद्धि एवं विकास अपनी गति से होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे या किसी प्राणी की अभिवृद्धि एवं विकास जिस हिसाब से हुई है दूसरे की भी सेम उसी के अनुरूप ही होगी। सबकी वृद्धि एवं
विकास जो होता है वो अपनी गति से होता है, यानी व्यक्तिगत रूप से होता है, ठीक है ना। इसके अन्य नियम में जो आता है इसका परिमार्जितता का नियम, यानी अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे से परिमार्जित होते हैं। इसके तमाम नियम है जो हम लोग इसके चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उसमें वन बाय वन बढ़िया से डिस्कस करते जाएंगे। अभी हल्के में बस इसको एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभिवृद्धि एवं विकास होता है वो मस्तकाधोमुखी होता है, मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी से तात्पर्य ये है कि मस्तिष्क से पैर की तरफ, या जो विकास एवं अभिवृद्धि शुरू होती है वो सर से शुरू होकर पैर तक चलती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर उसके धड़ से अलग होता है। सबसे पहले उसका सिर उसके धड़ से जुड़ता है, यानी एक दूसरे से कनेक्शन बनता है, एक दूसरे से जुड़ता है। फिर उसके बाद उसके अन्य पार्ट या शरीर के अन्य भाग का विकास होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग का क्या था भाऊ, वृद्धि एवं विकास है। तो देखो, अगर हमारा हाथ बड़ा हो गया, ये क्या है, अभिवृद्धि है या वृद्धि है। इस हाथ का हम उपयोग करना जान गए, चलाना जान गए, लिखना जान गए, ये सब क्या है, विकास है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अगर इसकी बड़ा हो ही ना करे, विकास कैसे होगा। जब विकास हो गया हो, बड़ा ही ना हुआ हो, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसका ऑप्शन जाएगा ए। अगला क्या है, विकास का संबंध होता है परिपक्वता से, अभिवृद्धि से, आयु से, उपरोक्त सभी से। विकास का संबंध किससे होता है, तो सभी से होता है। आइए देखते हैं कि परिपक्वता क्या है। परिपक्वता, अभिवृद्धि हम लोग समझ गए, आयु तो जान ही रहे हैं। परिपक्वता क्या है, तो व्यक्ति के निहित लक्षण व क्षमताओं का प्रकट होना क्या है, परिपक्वता। व्यक्ति के निहित, व्यक्ति के निहित लक्षण व क्षमताओं का प्रकट होना क्या है, परिपक्वता है। एक शब्द और आएगा आप लोग को, अधिगम। अधिगम क्या है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और परिपक्वता का मतलब होता है व्यक्ति के निहित व क्षमताओं का प्रकट होना परिपक्वता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो व्यक्ति का लक्षण या निहित क्षमताएं ये है कि वो धीरे धीरे बड़ा होगा और वो चलेगा। तो हम लोग कहते हैं ना कि देखो चलना सीख रहा है, लेकिन वो चलना जो सीख रहा है बाबू वो अधिगम नहीं है, वो कहीं ना कहीं परिपक्वता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता, वो लक्षण निहित है कि वो चलेगा, वो बोलेगा। बोलने का मतलब आवाज निकालना से है, बोलना बोलेगा, वो भी क्या है, परिपक्वता है। बोलने में एक दूसरी भाषा सीखेगा, क्या सीखेगा, गाना सीखेगा, वो सब अधिगम अलग है, तो परिपक्वता अलग है। जो चीज पहले से पता हो कि हाँ ये लक्षण होते हैं, ये काम होना ही होना है, वो परिपक्वता है। उसके अतिरिक्त उससे संबंधित कुछ सीखा जा रहा है तो वो अधिगम है। अधिगम और परिपक्वता में वो अंतर होता है। अभिवृद्धि जान ही रहे हो, आयु जान ही रहे हो, तो विकास का संबंध परिपक्वता से भी है, अभिवृद्धि से भी है और आयु से है, तो उपरोक्त सभी। अगला, विकास का स्वरूप है, पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक, या उपरोक्त सभी। तो अभी भी हमने डिस्कस किया आप लोग से कि विकास जो है ये बहुपक्षीय होता है, यानी ये शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विकास का स्वरूप शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, नैतिक नैतिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। अगला है आपका, परिपक्वता का मनुष्य का मुख्य लक्षण होता है। परिपक्वता का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो सशक्त, अधिग्रहण करना या धारण करना। तो परिपक्वता में सशक्तता भी आती है बाबू, अधिग्रहण भी आता है, धारण करना भी आता है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है, सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो अभी को आप लोग से हमने बताया कि एक होता है परिपक्वता और दूसरा होता है अधिगम। परिपक्वता का मतलब व्यक्ति के अंदर जो निहित क्षमताएं व लक्षण हैं उनको प्रकट करना परिपक्वता है, लेकिन अधिगम क्या है, सीखना है, और इस अधिगम के लिए परिपक्वता जरूरी है, जरूरी है।
अधिगम के लिए सबसे जरूरी कारक अगर कुछ है तो वो परिपक्वता है। अगर परिपक्वता नहीं है तो अधिगम नहीं हो सकता। बच्चा अगर साइकिल संभालने के योग्य नहीं है या साइकिल संभालने में परिपक्व नहीं है तो श्योर है वो साइकिल चलाना सीख नहीं सकता। यानी अधिगम के लिए सबसे जरूरी क्या है? परिपक्वता। इसमें क्या पूछा है? अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ये तथा अनुभव की आवश्यकता होती है, यानी उपरोक्त सभी अधिगम के लिए ये तीनों आवश्यक होते हैं। अगला, परिपक्वता प्रभावित होती है अभिप्रेरणा से, वंशानुक्रम से, प्रजातीय प्रभाव से, तो परिपक्वता इन तीनों से प्रभावित होती है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन जिस टाइप का है उसी दिशा में परिपक्व होगा या उसी के अनुरूप परिपक्वता आएगी। वंशानुक्रम से भी, प्रजाति प्रभाव से भी, ठीक है ना, यानी उपरोक्त सभी। अगला, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो सीखने का आदर्श काल, एक आता है सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल, और दूसरा आता है सीखने का अनोखा काल, अनोखा काल। तो आदर्श काल जो कहलाता है वो कहलाता है शैशवावस्था, शैशवावस्था। और ये कहने वाले कौन है? तो आपके ये है वैलेंटाइन, वैलेंटाइन। इसके अलावा जो अनोखा काल है, ये अनोखा काल वास्तव में तो कहा गया है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, और ये कथन कहे हैं कॉल एवं ब्रुश ने, कॉल एवं ब्रुश ने कहा है। और इस अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था। तो अगर पूछे कि सीखने का आदर्श काल क्या है, तो शैशवावस्था। सीखने का अनोखा काल कौन सा काल है? तो बाल्यावस्था। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन। और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है बाल्यावस्था को? तो वो कहे हैं कॉल एंड ब्रुश ने। ठीक है, आगे। किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं शारीरिक अवस्था, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी अवस्था पे एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखो, वृद्धि एवं विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, एक मिनट इसका बैकग्राउंड थोड़ा, देखो अवस्थाएं, अवस्थाएं होती क्या है बहु? अच्छा, हम ही लोग हैं, अगर छोटा सा बच्चा देखते हैं, 1-2 साल का है या अभी कन्या में रहने वाला है गोद में, तो कहते हैं बच्चा। थोड़ा और बड़ा हो गया, घूमने टहलने लगा, तो कहते हैं लड़का। और बड़ा हुआ, बच्चा वही है, व्यक्ति वही है, और बड़ा हुआ तो कहते हैं आदमी, आदमी कहना शुरू करते हैं। और उसकी उम्र ज़्यादा हुई तो क्या कहते हैं? बुढ़ऊ। मतलब पहले उसको बच्चा कह के बुलाए, बाद में लड़का लड़की कहे, उसके बाद आदमी कहे, औरत कहे, और उसके बाद वृद्ध कहे या बुढ़ऊ कहे। तो यानी ये अवस्थाएं, आयु की अवस्थाओं को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। आयु की कई अवस्थाओं में या कई भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं अवस्थाएं। जिसमें से जन्म से पूर्व की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जन्म से पूर्व की कुछ अवस्थाएं होती हैं, इस पे डिस्कस अभी कर रहे हैं। जन्म लेने के बाद, जन्म से सामान्यतः 6 वर्ष, इसको कहा जाता है शैशवावस्था, शैशवावस्था। जन्म से 3 वर्ष भी माना जाता है, और फिर 3 के बाद से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था। एकदम डीप अभी नहीं जाएंगे, अभी नॉर्मल सी चीज बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 6 से, जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, किशोरावस्था। और फिर 12 के बाद का 18 के बाद का जो है, 18 प्लस जो होता है उसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ावस्था की आयु सीमा जो है अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया, कहीं 18 से 45, कहीं 18 से 50, कहीं 18 से 40। भारत में शायद 18 से 45 है प्रौढ़ावस्था की आयु। जन्म से पूर्व की 3 अवस्थाएं होती हैं,
एक होती है डिम्बावस्था, डिम्बावस्था, दूसरी आती है पिंडावस्था और तीसरी जो है वह गर्भावस्था। इस पे डीपली डिस्कस हम लोग करेंगे जब थ्योरी की क्लास चलेंगी तब, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये भी देख लेते हैं कि जन्म से 6 वर्ष तक जो शैशवावस्था है, इसमें अगर बालक है तो उसको बालक और बालिका दोनों को शिशु कहेंगे, शिशु, शिशु। बाल्यावस्था में अगर पुरुष है तो उसको बालक, अगर महिला है या फीमेल है तो उसको कहेंगे बालिका, बालिका। किशोरावस्था में अगर पुरुष है तो उसको किशोर, अगर वो स्त्री है तो उसको कहेंगे किशोरी, ठीक है ना। तो अवस्थाएं, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं, तो किशोरावस्था का मतलब आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि किशोर का मतलब 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष की आवश्यकताएं मुख्य होती हैं शारीरिक अवस्था, शारीरिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकताएं। एक किशोर या किशोरों की इन तीनों आवश्यकताएं प्रबल होती हैं, यानी इसका ऑप्शन जाएगा सभी। अगला क्या है, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है, तो जिज्ञासा, काम, सामूहिकता या संग्रहण। इसमें क्या होता है कि कामुकता जो होती है, यानी काम भावना, ये किशोरावस्था में बहुत ही उथल पुथल मचाती है, तो इसका आंसर जाएगा बी। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, हर क्षेत्र में होती है। किशोर सोचता है कि हम दुनिया में उड़ जाएं, देखने में दुबला पतला रहेगा लेकिन उसके समय कितना प्रबल होंगे कि हाथ हो चढ़ा के हमेशा मार धाड़ करने के लिए तैयार रहेगा। यानी उसको निर्देशन की आवश्यकता हर दिशा में होती है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, पर्सनली, चाहे वो शैक्षिक रूप से हो, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, व्यवसायिक रूप से हो या क्या कारोबार करना चाहिए क्या नहीं, किसमें फायदा किसमें नहीं, हर एक क्षेत्र में उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अगला, किशोरावस्था बड़े बड़े बल, बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आप लोग के स्टैनली हॉल का, स्टैनली हॉल, ठीक है ना। अगला, संवेग आधारित होते हैं सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या सभी। तो देखते हैं संवेग है क्या, संवेग क्या है, संवेग, तो संवेग कुछ भी नहीं है, विचारों का बाह्य प्रकाशन ही क्या है, संवेग है। विचारों या भावनाओं का बाह्य प्रकाशन ही संवेग है। तो अगर हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास या सामाजिक विकास जिस तरह का हुआ है, उसी आधार पर हम लोग का बाह्य प्रकाशन भी होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा सभी। सामाजिक विकास पे भी आधारित होते हैं, शारीरिक विकास हमारा कैसा हुआ है, दुबले पतले टिन टिन हैं या हिष्ट पुष्ट हैं, मानसिक विकास कैसा हुआ है, बात बात पे गुस्सिया रहे हैं या थोड़ा शांत स्वभाव के हैं। तो ये सब आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास सभी पे आधारित होते हैं, ठीक है ना। अगला, परिपक्वता का संबंध है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, दोनों ही से, या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले क्वेश्चन देख चुके हैं, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों से ही परिपक्वता का संबंध है। नेक्स्ट, किशोर में मुख्य योगदान है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का या उपरोक्त सभी। तो किशोर में सबका योगदान होता है, उसका सामाजिक विकास कैसा है इसका भी, शारीरिक विकास कैसा है इसका भी, मानसिक विकास का भी, यानी उपरोक्त सभी का किशोरावस्था में सभी का योगदान होता है। समायोजन का संबंध है एडजस्टमेंट, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। तो समायोजन का संबंध जो आप लोग का आता है वो है आपका सामाजिक विकास से, सामाजिक विकास से। समायोजन का संबंध सामाजिक विकास से होता है, ना कि मानसिक विकास से, ना कि शारीरिक विकास से और ना ही संवेगात्मक विकास। व्यक्ति के संवेगों का पता चलता है आनंद एवं सुख से, व्यक्ति की भिन्नता से, आत्मगौरव से या उपरोक्त सभी से।
तो व्यक्ति के संवेग कैसे हैं ये आपको कैसा पता चलेगा? संवेग कहते किसको हैं? तो विचारों या भावनाओं का बाह्य प्रकाशन ही संवेग है। सुख दुख में हम कैसे हैं? उसमें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, संवेगों का पता चला। व्यक्ति का विभिन्नता, पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उससे भी संवेगों का पता चलता है। या आत्मगौरव से, इन तीनों से ही हमारे संवेगों का पता चलता है कि हमारे भावनाओं का या विचारों का प्रकाशन किस टाइप से हो रहा है। यानी संवेगों का पता किसे चलेगा? तो आनंद एवं सुख से भी, व्यक्तिगत विभिन्नता से भी, आत्मगौरव से भी, उपरोक्त सभी। अगला, शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है शरीर के आकार से, शरीर की रचना से, शरीर के अनुपात से, सभी थे। तो अभी आप लोग को बताएं, शारीरिक वृद्धि जो होती है, वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, ये सब क्या है? शारीरिक अभिवृद्धि है। तो शरीर के आकार, रचना, यानी उसके दोनों सेम ही है, रचना या अनुपात से, उपरोक्त सभी से। मानसिक विकास का बोध होता है भाषा विकास से, प्रत्यक्षीकरण से, प्रत्यय का विकास से, या उपरोक्त सभी से। तो मानसिक विकास, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट का बोध कैसे होता है? भाषा विकास से। हमारा मानसिक विकास जैसा होगा उसी के अनुरूप हमारी भाषा का भी विकास होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा से हमारे मानसिक विकास का पता चलेगा, ये तो ऑप्शन जाएगा ही जाएगा। प्रत्यक्षीकरण से, इससे भी हम लोग के मानसिक विकास का पता चलेगा। प्रत्यक्षीकरण का मतलब हम कुछ बताएं या बयां करें। प्रत्यय का विकास, प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या है? कि किसी भी घटना या किसी के प्रति बनने वाला प्रतिबिंब, अगर हम लोग का मानसिक विकास हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग बता पाएंगे, या उसका कॉन्सेप्ट का विकास भी होगा, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे या एडॉप्ट कर लेंगे। यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। प्रत्यय का विकास, प्रत्यक्षीकरण और भाषा विकास। मानसिक विकास का बोध इन तीनों से होता है। अगला, मानसिक विकास में निहित होता है वंशानुक्रम योग्यताएं, अर्जित योग्यताएं, दोनों। ऑप्शन इसका जाएगा दोनों। देखो विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में तमाम कारक हो सकते हैं। मुख्यतः दो कारक मेन आते हैं, एक आता है वंशानुक्रम और दूसरा आता है वातावरण। वातावरण, इन दोनों का सबसे ज्यादा 50% इसका, 50% इसका। किसी एक की तरफ हम लोग रुझान नहीं रख सकते। इसके अतिरिक्त जो भी आते हैं, चाहे वो कोई घटना हो या सामाजिक हम लोग का माहौल हो, रहन सहन हो, बीमारी हो, इस सब विकास को तो प्रभावित करेंगे, लेकिन मुख्यतः वंशानुक्रम और वातावरण ही होते हैं। ठीक है ना? ग्रंथियां होती हैं तमाम, वो सब आप लोग अगर शेड्यूल करोगे तो कुछ इसमें आके शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ इसमें आके शिफ्ट हो जाएंगे। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करता है। कैसे? अगर किसी हम एक किस्म के दो बीज लें, एक किस्म के दो बीज लें, एक को किसी ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे हवा, पानी, प्रकाश की अच्छी उपलब्धता हो, वहाँ की जमीन उर्वरक हो, और दूसरे बीज को हम ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे हवा, प्रकाश, पानी या उर्वरक की कमी हो, तो एक पौधे का विकास तेजी से होगा और दूसरे का विकास उसके अनुरूप या उसकी अपेक्षा उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम तो हम लोग का दोनों सेम लिए थे, इसको हम स्टेबल रखे थे, बीज दोनों सेम थे, वातावरण एक जैसा नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं एक का विकास तेजी से हुआ और दूसरे का नहीं हुआ, यानी वातावरण प्रभावित किया। वंशानुक्रम की बात करें, अगर दो किस्म के बीज लें, एक बढ़िया किस्म का हो, एक बढ़िया किस्म का ना हो, दोनों को एक ही जगह लगाएं जहाँ पे हवा, पानी, प्रकाश की उत्तम व्यवस्था एक जैसी हो, तो जो बढ़िया किस्म का बीज होगा उसका विकास बढ़िया या तेजी से होगा, दूसरे वाले का उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका बीज ही हम लोग बनाए लिए थे एकदम, और जो बढ़िया वाला लिए हैं उसका बढ़िया से हो गया। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम भी प्रभावित हुआ, विकास वंशानुक्रम से भी प्रभावित हुआ, वातावरण से भी। किसी एक की तरफ हम लोग शिफ्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो दोनों का भी योगदान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य चीजें भी हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। ग्रंथियों का विकास है, तमाम बीमारी भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है जो प्रभावित कर दे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या था? मानसिक विकास में निहित होता है
तो विकास आ गया। अब चाहे विकास हम लोग समझ लिए, तब चाहे मानसिक विकास की बात आएगी, शारीरिक विकास की बात आएगी, संवेगात्मक विकास की बात आएगी, नैतिक विकास की बात आएगी, जिसके पीछे विकास लगेगा उन सबको वो कारक प्रभावित करेंगे जो कारक विकास को प्रभावित करते हैं। तो मानसिक विकास में निहित होता है वंशानुक्रम योग्यताएं, अर्जित योग्यताएं दोनों। अगला, अच्छा ये तो समझे हम लोग। हाँ, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की मानसिक संरचना द्वारा, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, या बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव द्वारा, कोई नहीं। तो बाल विकास का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी बाल विकास को प्रभावित कौन करता है। तो अभी को देखें, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की जटिल प्रक्रिया है, कोई एक की तरफ हम लोग नहीं जा सकते। तो वो भी दूसरा ऑप्शन भी वही कह रहा है कि बाल संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा बाल विकास प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि, विकास, संवेगात्मकता या वृद्धि। तो वृद्धि जो है, वृद्धि भागो, वृद्धि जो है ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक सीमित अवधि तक चलती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिका, जिसमें आप लोग जीव विज्ञान में पढ़ोगे, अगर ये सेल है मान लो, सेल दिखाएगा, सेल, सेल या कोशिका, कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये केंद्रिका हो गया, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होता है भाई, तमाम चीजें आती हैं सेल में। इसका जो सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इन सब के अलग अलग काम होते हैं। तो इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक, इस केंद्रक को अगर आप जूम करके फाड़ोगे तो इसमें ऐसी संरचना दिखेगी, इसे लसराइल लसराइल ऐसी। यही संरचना क्या कहलाती है, गुणसूत्र। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो जीव विज्ञान की क्लास में जाके पढ़ सकते हो, सेल जो मैम पढ़ाई है। इसको अगर आप देखोगे तो इसकी संख्या जो होती है वो होती है 23 जोड़ी। देखो ये गुणसूत्र है, इसमें दूसरा का लसराइल है, तो एक गुणसूत्र ये, दूसरा ये, और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए, यानी एक जोड़ाई, एक जोड़ाई, ऐसी आप लोग को मिलेगा 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी आप बोले, एक जोड़ी में दो, अगर संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 23 गुणे 2 कितने, 46। ऑप्शन में देखो पहला होगा 23, ऑप्शन ये जाएगा, ऑप्शन ये तब जाता जब पीछे जोड़ी लिखा होता। संख्या पूछा है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगला, वर्तमान में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, विज्ञान चेतन का, विज्ञान आत्म तत्व का, व्यवहार का विज्ञान। जितना क्लास पढ़ाए हैं अभी तक, सब क्लास में एक बार दो बार जरूर इस बात की चर्चा कर दिए हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है। तो सीलगुण सिद्धांत, शरीर विकास का विश्लेषण, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण, या शरीर रचना का सिद्धांत। जो हम लोग चैप्टर को थ्योरी बढ़िया से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार दिया, यानी इन्होंने 14 संवेग बताए, 14 संवेग, और इन्होंने बताया कि प्रत्येक संवेग से व्यक्ति की एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। जैसे भय से, भय एक संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार या इसकी मूल प्रवृत्ति है भय का पलायन, पलायन या भागना कह लो, भागना। जब व्यक्ति को डर लगता है, आप ही यहाँ हैं, कोई भी अगर यहाँ है, डर लगेगा तो यहाँ से भागेगा, ठीक है ना। इसी तरह इन्होंने 14 संवेग बताए, 14 से संबंधित एक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बताया, कौन, मैकडूगल। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण। बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बालक के विकास की प्रक्रिया कहाँ से, 5 वर्ष से, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व, या 3 वर्ष। तो बालक के विकास की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो जन्म से पूर्व से, जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व। जब वह माँ के गर्भ में होता है तभी से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जन्म से पूर्व 3 अवस्थाएं भी हमने अभी बताया आप लोग को, कौन सी, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, गर्भावस्था। कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग थ्योरी की क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो बालक के विकास की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जन्म के पूर्व से या जन्म पूर्व से। अभिवृद्धि है अधिगम, जन्मजात, मूर्त या एक जैविक प्रक्रिया। अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, जो भी जीव होगा उसमें अभिवृद्धि होनी ही होनी है, यानी अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास के लिए आवश्यक है अधिगम, जन्मजात, वातावरण या ए और सी दोनों। तो विकास के लिए अधिगम भी जरूरी है, अधिगम और वातावरण। जन्मजात कुछ मतलब ही नहीं है इसका। तो विकास के लिए आवश्यक है कि अधिगम भी हो और वातावरण भी हो, तो ए और सी दोनों। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी जन्म से पूर्व की जो अवस्थाएं हैं वो टोटल 3 अवस्थाएं हैं, और जन्म से पूर्व अक्सर आदमी कहता है कि 9 माह, लेकिन एक्चुअल में होता है 9 माह 10 दिन। 10 दिन। अब यहाँ पे दिन में दिया है, तो जनरली 30 दिन का एक माना, अतिरिक्त 27, 210 दिन ये और प्लस ये, यानी 280 दिन। कहाँ से आए ये नहीं ध्यान देना, आप लोग को ये याद रखना है कि 280 दिन, ठीक है ना। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला, पूर्व बाल्यावस्था है या खिलौने की आयु कहा जाता है? तो देखो, हमने अभी को बताया कि अवस्था जो है, एक तो है शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष सामान्यतः है, पक्का पक्का नहीं, सामान्यतः है 0 से 6 वर्ष माना जाता है, ठीक है ना। और 6 वर्ष से 12 वर्ष क्या? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अगर शैशवावस्था का हम लोग इंग्लिश देखें, तो इंग्लिश होता है इन्फेंसी, और इन्फेंसी जो है वो लैटिन के इनफेरी से लिया गया है, वो जो कि बना है ईंधन फेरी, शॉर्ट में बता रहे बाबू। इनफेरी, इनका मतलब होता है नहीं, फेरी का मतलब होता है बोलना। बोलना, यानी वह अवस्था जिनमें बालक बोलने में असमर्थ हो, वही इन्फेंसी है या शैशवावस्था है। तो बच्चा तो गूंगा करना 6 महीने 1 साल से शुरू कर देता है, लेकिन जो सार्थक शब्द बोलता है वो 2 वर्ष की आयु में, तो वही 0 से 2 वर्ष तक ही शैशवावस्था की अवस्था मानी गई। और उसके बाद 2 या कहीं कहीं नहीं मिलता है। और 3 से 6 वर्ष की जो आयु है, इसको कह दिया गया कि चलिए भाई, ये है आप लोग का बाल्यावस्था, तो नहीं है, ये है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। इसी पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। बच्चे खिलौने की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो आवाज करने वाला हो या चलने वाली चीज हो। तो क्वेश्चन कहा है आपका, पूर्व बाल्यावस्था या खिलौने की आयु कहा जाता है? तो खिलौने की आयु आपकी है 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष। एक होती है खिलौने खिलौने की आयु, खिलौने की आयु, और यानी ये शैशवावस्था में, या तो शैशवावस्था कहो इसको, या तो पूर्व बाल्यावस्था कहो, ठीक है ना। एक आती है खेलने की आयु, खेलने की आयु। जो खेलने की आयु है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, मतलब जब तक शैशवावस्था में है, घर में बच्चा बैठा रहता है, तब तक उसको खिलौना चाहिए। लेकिन बाल्यावस्था में होशियार हो जाता है, गली मोहल्ला में घूमना टहलना जान जाता है, तो वहां पे उसको खिलौना नहीं चाहिए, पूरी टोली के साथ वो खेलेगा, सब तमाम तरह के खेल खेलते हैं सब। तो खिलौने की आयु शैशवावस्था, खेलने की आयु बाल्यावस्था। अच्छा, और डीप गया, पूर्व बाल्यावस्था है खिलौने की आयु तो 3 से 6 वर्ष, ठीक है ना। आगे, पीनियल ग्रंथि से विकास होता है, पीनियल ग्रंथि से मस्तिष्क का विकास होता है, इसमें आप लोग का मेमोरी आती है, याददाश्त, मतलब कुछ ध्यान रखने की क्षमता, तमाम फंक्शंस होते हैं। तो पीनियल ग्रंथि से मस्तिष्क का विकास होता है, सीधा सीधा। समाज, शिक्षक, नैतिक नहीं। शरीर की लंबाई बढ़ना है, विकास, अभिवृद्धि, मूर्त या कोई नहीं। तो अभिवृद्धि एवं विकास में बताए हैं कि वृद्धि जो होती है एक पक्षी होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई या भार में वृद्धि क्या है? वृद्धि है। तो शरीर की लंबाई का बढ़ना क्या है? वो अभिवृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी। विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो देखो, विकास के पक्ष,
विकास के कुल 5 पक्ष होते हैं। पहला आपका है शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। दूसरा है आपका मानसिक विकास, शरीर का फिजिकल डेवलपमेंट, सॉरी फिसल गया, फिजिकल डेवलपमेंट। मानसिक का मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा आपका आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अगला जो चौथा आप लोग का वो है आपका नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। और पांचवा जो आपका है वो है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। विकास के कितने पक्ष? तो 5 पक्ष। जब विकास के कितने भाग होते हैं कुछ ही पूछे तो 5, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक। हर अवस्थाओं में इन पांचों विकास का अध्ययन हम लोग को करना है, लेकिन कहाँ? थ्योरी के क्लास में, ठीक है ना। विकास की कितनी अवस्थाएं? तो 5। विकास की कितनी अवस्था होती है या कितने पक्ष होते हैं? तो वही चीज है 5। परिपक्व काल का समय होता है। देखो बाबू, 2 काल हम लोग को देखने को मिलेगा इस विकास में। एक आता है परिपाक काल, परिपाक काल, और दूसरा देखने को यहाँ मिल रहा है परिपक्व काल, परिपक्व काल। तो देखो, परिपक्व माने होता है पकना। सामान्य बोलचाल की भाषा में परिपक्व का मतलब होता है पकना। तो पकने का समय है परिपक्व 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। अब परिपाक काल जो होता है, परिपाक काल जहां से पकना शुरू हो उसे कहते हैं परिपाक काल, जो कि 9 से 12 या 6 से 12, 12 तक की अवस्था में, 12 वर्ष तक की अवस्था को परिपाक काल, मतलब 12 वर्ष से अब उसका पकना शुरू होगा, परिपक्वता की ओर बढ़ेगा, तो 12 वर्ष तक परिपाक काल। अब 12 से 18 वर्ष परिपक्व काल। क्वेश्चन में क्या है? परिपक्व काल का समय होता है तो 12 से 18 वर्ष, ठीक है ना। आगे परिपाक काल, देखो इसको भी हमने डाला है यहाँ पे। परिपाक काल है या परिपाक काल का समय होता है तो 9 से 12, ठीक है ना। 9 से 12 में बच्चा परिपक्व होने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, तो परिपाक काल 9 से 12, परिपक्व काल 12 से 18। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है, तीव्र गति से होता है। अभिवृद्धि भी तीव्र गति से होता है, विकास भी तीव्र गति से होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 18 वर्ष पहुंचे, अभिवृद्धि रुक गई, अब विकास चलता रहेगा। यानी अभिवृद्धि हो या विकास हो, दोनों शुरू से बहुत फास्ट होता है। बच्चा अगर छोटा ना, बहुत तेज बातें कैच करता है, बहुत तेज अनुसरण करता है, तमाम विशेषताएं उसके अंदर होती हैं। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, महीने तक खाली आप लोग 600 अवस्था ही पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है तो तीव्र गति से, दोनों बहुत तीव्र गति से होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। हमारे अंदर दूसरी क्वालिटी है, आपके अंदर दूसरी क्वालिटी है, उनके अंदर दूसरी क्वालिटी, इनके अंदर दूसरी क्वालिटी, यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके क्या कारण है वो ये जानना चाह रहा है। पहला, पर्यावरण प्रभाव। आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत या जन्मजात विशेषताएं। तो देखो भाव, व्यक्ति की जो विभिन्नता है, तो हम भिन्न है का मतलब हमारे अंदर कुछ दूसरे गुण हैं, आपके अंदर कुछ दूसरे गुण हैं, तभी हम एक दूसरे से भिन्न हैं। तो गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे? 2 मेनली चीज हो सकता है, या तो वंशानुक्रम से आएंगे, हमारे माता पिता से वो गुण मिले हों, या तो हम समाज से सीखे हों। यानी वो प्रभावित किससे हुआ? या तो वंशानुक्रम से या तो वातावरण से। 2 प्राथमिक कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। वो कौन है? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक या पारस्परिक होना चाहिए, पारस्परिक प्रक्रिया। माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत,
मात्र अनुवंशिकता पे आधारित हो तो ये नहीं हो सकता। मात्र पर्यावरण का प्रभाव ले लिया है, ये भी नहीं हो सकता। जन्मजात विशेषताएं ले लिया, इसका कोई अर्थ नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही। गर्भावस्था है ऑप्शन में कहीं, यहाँ से। ठीक है ना, डिस्कशन पहले कर चुके हैं। आगे, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास या नैतिक विकास। तो अभी आप लोग को बताया है कि वृद्धि और विकास में मेन अंतर यही है कि यह एक पक्षीय होता है, यह एक पक्षीय, यह बहुपक्षीय। और एक पक्षी जो होता है वो पक्ष क्या है? मात्र शारीरिक पक्ष है। शरीर बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रही है। विकास, देखो मान लो ऐसे हाथ हमारा बड़ा हो गया, हमारा हाथ बड़ा हो गया यानी अभिवृद्धि हो गई है। लेकिन अगर हम इससे पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, पेन पकड़ना होगा नोट टेढ़ मेढ़ करके हम पकड़ रहे हैं, यानी इस हाथ की वृद्धि हो गई है, विकास नहीं हुआ है। ठीक है ना, अभिवृद्धि और विकास में अंतर सब देखेंगे। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? शारीरिक विकास। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे आपके जीन पियाजे जी। इसमें आप लोग को तीन चीज देखना है। एक देखना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि दिए थे जीन पियाजे। जीन पियाजे, जीन पियाजे। कोहलर जो आप लोग को दिख रहा है, ये अधिगम का संज्ञानवादी सिद्धांत दिए थे। ठीक है ना, और ये विकास का सिद्धांत है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जीन पियाजे, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का तो कोहलर, और थॉर्नडाइक भी सीखने का सिद्धांत दिए थे। एक आएगा मनो मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन दिया था? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड दिए थे। एक आएगा आप लोग का मनोसामाजिक मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक इरिक्सन, एरिक इरिक्सन। और इसी में आएगा भाषाई विकास का सिद्धांत कौन दिया था? भाषाई विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषाई विकास का सिद्धांत दिए थे चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। सब हम लोग को बारी बारी पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? तो जीन पियाजे। अच्छा, एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नैतिक विकास का सिद्धांत ये आपके दिए थे लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग, कोहलबर्ग को स्पष्ट लिख देते हैं हम, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो जीन पियाजे, अगर मनोविश्लेषणात्मक पूछा तो सिगमंड फ्राइड, मनोसामाजिक तो एरिक इरिक्सन, भाषाई विकास का सिद्धांत तो नोम चॉम्स्की, और नैतिक विकास का सिद्धांत तो लॉरेंस कोहलबर्ग। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड। अगला, भाषा विकास सिद्धांत नोम चॉम्स्की। भाषा का विकास कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, भाषार्जन क्या है, भाषाधिगम क्या है, सबकी चर्चा करेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक इरिक्सन। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह मत किसका है? तो स्किनर का। ठीक है ना। कोटेशन के क्वेश्चन में बहुत कुछ समझना नहीं होता है, मात्र हम लोग को रटना होता है, और जितना भी हम लोग रट लें वो कम ही रहता है हमेशा। एमिल किसकी रचना है? एमिल, एमिल जो रचना है वो, एमिल रचना ये है रूसो की। ये पुस्तक जो थी एमिल, एक पुस्तक का नाम है वो एमिल, एक पुस्तक का नाम है एमिल, जिसकी रचना किए थे रूसो। रूसो से
या इनके गुट के या इनके साथी लोग की जितनी भी रचनाएं हैं सारी प्रयोग पर आधारित न होने के कारण उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी डेट में, एमिल किसकी रचना है, इस वजह से इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये रूसो की पुस्तक है एमिल। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, मानक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान या कोई नहीं। ये क्वेश्चन बिहार टेट में पूछा जा चुका है। बिहार टेट में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो ये व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान नहीं है, स्टैंडर्ड साइंस, विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है, व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार रूप से कैसे अप्लाई करना है उसी का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? तो पिछले वीडियो में हमने कराया है कि 20वीं शताब्दी में। इसकी विधिवत या स्वतंत्र रूप से उत्पत्ति कब हो गई शिक्षा मनोविज्ञान विषय की? तो 1920। ठीक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से पहले क्या लगा है? बाल। तो श्योर है कि इसका केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक होगा। अच्छा बालक नहीं, शिक्षण प्रक्रिया नहीं, विद्यालय नहीं, बालक, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक। कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल? तो सीखने का अनोखा काल अगर कहा तो बाल्यावस्था। सीखने का आदर्श काल कहा तो शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था, ये कथन किसका है? तो स्टैनली हॉल का। अगर संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था, ये कथन किसका है? तो पॉल एम ब्रूस का। ठीक है। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? यहाँ से हम लोग का शायद शैशवावस्था की विशेषताएं या शैशवावस्था की शुरुआत होती है। खैर देखते हैं क्वेश्चन। नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु जो होता है, शिशु, नवजात शिशु जो पैदा हुआ है 3 ग्राम 4 किलोग्राम 3.12 3.5, तो बहुत क्लोज, ये बहुत क्लोज है। देखो एग्जैक्ट ही जान लेते हैं। नवजात शिशु जो होता है जनरली अगर हम लोग देखें तो 2.8 किलोग्राम से लेके 3.2 किलोग्राम ये वजन हो सकता है एक नवजात शिशु का, जो कि स्वस्थ माना जाएगा। अगर नवजात शिशु है 2.8 किलो का है तब बहुत स्वस्थ है, 3,200 ग्राम का है तब भी स्वस्थ है। लेकिन इसमें एकदम एग्जैक्ट पूछा है तो ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एग्जैक्ट अगर पूछा तो 7 पाउंड या 3.17 3.17 किलो का नवजात शिशु कितने वजन का होता है? क्या हो गया भाई, कहीं मक्खी परेशान की है? ठीक है ना, 7 पाउंड का। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 7 पाउंड 3.12 किलोग्राम। सामान्यतः आप लोग को याद क्या रखना है? तो याद ये रखना है कि एक स्वस्थ बच्चा 2.8 से 3.2 किलोग्राम तक का है तो स्वस्थ माना जाएगा। नवजात शिशु अगर इस वजन का है तो स्वस्थ माना जाता है। ठीक है ना। नवजात शिशु 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 6 वर्ष तक। तो जब जन्म हुआ, जन्म के समय उसके मस्तिष्क का भार जो होता है, मस्तिष्क का भार लगभग 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम। लेकिन 6 वर्ष तक की अवस्था प्राप्त करते करते उसके मस्तिष्क का वजन हो जाता है 1250 ग्राम। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। 1.2 केजी, 1.3 केजी, 1.25। तो यही है, ग्राम में अगर किलो में बदलेंगे तो 1.25 केजी आएगा। ऑप्शन नंबर सी 1.25 केजी मस्तिष्क का वजन होता है। कब? 6 वर्ष तक। अगर जन्म के समय पूछे तो 300 ग्राम। अगला, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? ठीक है ना। अगला, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 270। जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है 270। बाल्यावस्था में यही हड्डियों की संख्या बढ़ के जाती है लगभग 350 तक। अब फिर बाद में किशोरावस्था तक प्राप्त करते करते जितनी टोटल 206 हड्डियां होती हैं वो 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो क्वेश्चन है, जन्म
के समय या नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या तो 270, ऑप्शन नंबर बी। स्वयं प्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। स्वयं प्रेम एक संवेग है। जन्म के समय मुख्यतः 4 संवेग पाए जाते हैं। अलग अलग बाल मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संवेग बताए हैं कि जन्म के समय ये संवेग होते हैं, ये संवेग होते हैं। मुख्यतः जो 4 वो बताए गए हैं वो हैं डर, क्रोध, डर, डर, क्रोध, प्रेम, घृणा। घृणा, डर, प्रेम, क्रोध, इनके अंदर ये 4 संवेग जन्म के समय पाए जाते हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव है, बाकी 3 क्या है, निगेटिव है। वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो वैलेंटाइन ने सीखने का, शायद ये क्वेश्चन पहले ही मिल चुका है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसे कहा है? आदर्श काल, शैशवावस्था। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हेलियम में कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व सब पाए जाते हैं। तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व सब पाए जाते हैं। दांत की भी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। कितने दांत हैं, दांतों के ऊपर कौन सी परत है, उसके टूटने के बाद क्यों सन पैदा होती है, सारी चीजें। जन्म के समय शिशुओं की धड़कन रहती है। जन्म के समय शिशुओं की धड़कन धक 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 बहुत तीव्र होती है, अनियमित, कभी तेज कभी ज्यादा। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए तो जन्म के समय होती है जो या शिशुओं में तो लगभग 140 पल्स पर मिनट। बाल्यावस्था में जाते जाते ये आते आते 100 पे आती है, और फिर जैसे जैसे किशोरावस्था को प्राप्त होता है वो 72 पे जाके मेंटेन हो जाती है। लेकिन जन्म के समय शिशुओं की जो धड़कन होती है वो अनियमित होती है, नियमित नहीं, नियंत्रित भी नहीं, अनियमित होती है। दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। तो दूध के दांत जो निकलने प्रारंभ होते हैं 6 से 7 महीने तक निकलना शुरू होते हैं। ऑप्शन में 1 माह दिया है नहीं, 2 माह दिया है नहीं, 1 वर्ष नहीं, वो 1 साल से पहले निकलना शुरू होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है 6 माह में। दूध के दांत निकलने 6 माह से शुरू होते हैं। अच्छा, दूध के दांत होते कितने हैं? तो देखो, दूध के दांत या कच्चे दांत उसी को कहते हैं, कच्चे। कच्चे का मतलब फिर टूट जाएगा। दूध के दांत या कच्चे दांत होते हैं 20। अब पक्के दांत, पक्के, पक्के का मतलब जो एक बार निकले वो पक्का पक्का है, दोबारा उसका झड़ना नहीं है, वो है 12। और दोनों का मिलाओगे तो कितना हो गया, हमारी और आपकी 32 ही, यानी 32 दांत। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता है कि कच्चे दांत कितने हैं, या दूध के दांत कितने, 20, पक्के दांत कितने, 12। पूछता है कि पूरे जीवन चक्र में एक सामान्य व्यक्ति को कितने दांत निकलते हैं। तो 20 जो एक बार निकला है टूटेगा, दोबारा फिर भी निकलेगा 20, ठीक है, ई 20 दो बार। अब 12 जो एक बार निकला है वो दोबारा नहीं निकलेगा, पक्का पक्का है। कुल कितने हो गए, तो 52। यानी एक सामान्य जीवन में, एक व्यक्ति के सामान्य जीवन में टोटल 52 दांत निकलते हैं। 20 पहले आए झड़ गए, दोबारा 20 आएंगे, 12 पक्के वाले, तो टोटल 52, 52। अगला क्या है, दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 डिस्कस कर ही चुके हम लोग। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, दोनों, कोई नहीं। तो देखो, ग्रंथि को मारो गोली, ये है क्या उसको समझते हैं, रख दीजिए। ग्रंथि क्या है, ग्रंथि छोड़ो, ओडिपस इलेक्ट्रा क्या चर्चा करेंगे। आप लोग अपने घरों में आसपास देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि अगर परिवार में लड़का है तो उसका लगाव अपनी माता से ज्यादा रहेगा, अब पिताजी से थोड़ा अनबन चलेगी, भले ही छोटी है, 1 साल 2 साल की है। अगर बेटी है तो उसका लगाव पिताजी से ज्यादा रहेगा, अब माता जी से थोड़ा टनपन चलेगी। अगर बीच में खड़ा करके मम्मी पापा बुलाएं, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरा राजा बच्चा, मेरी रानी बेटी, तो अगर वो लड़की है तो भाग के पिताजी के पास जाएगी, अगर वो लड़का है तो भाग के मम्मी जी के पास जाएगा। उसमें उन लोग का दोष नहीं है, वो एक ग्रंथि होती है जो लड़कियों में, क्वेश्चन क्या लड़कियों में है ना, हाँ, तो लड़कियों में पितृभक्ति, पितृभक्ति और मातृ विरोधी भक्त, मातृ विरोधी, मतलब पिताजी की बात मानेंगे, मम्मी जी से नहीं मानो। तो ये जो ग्रंथि होती है इसे कहते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा।
इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रा, ये वाली। वहीं अगर लड़कों में देखा जाए या पुरुषों में, तो उसमें मातृभक्ति और पितृ विरोधी जो भावना आती है, उसके पीछे कौन सी ग्रंथि होती है, तो उसे कहते हैं ओडिपस। ओडिपस, ओडिपस, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था आप लोग का, ये याद रखना, विषमलिंगी प्रभाव होता है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कियों में इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। आगे ये भी क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस, ओडिपस। लड़का मम्मी की बात ज़्यादा मानेगा, लड़की पापा से ज़्यादा प्रेम करेगी या पापा की बात ज़्यादा मानेगी, ठीक है ना। अगला क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति या अनुसरण की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, तो शैशवावस्था में। बच्चा जैसी जैसी देखेगा सेम वैसी एक्टिंग उतारेगा, यानी अनुसरण की प्रवृत्तियाँ, दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहे हैं, यानी शैशवावस्था में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग की जो दूसरी यूनिट है उसमें एक पार्ट में हमने कुछ कवर किया है, जो चीज़ें बाकी हैं उसको अगले सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।